गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कुंज एकेडमी। आप सभी ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को कि ऑब्जेक्टिव का जो 1 to 20 क्वेश्चन था वो हम करा चुके हैं। 21 से आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट अधिक से अधिक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, स्टूडेंट के बीच, तभी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान होता है अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल, तो आपको अर्ध जीवन काल बराबर यहाँ पे पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। क्या पढ़ाए थे कि 0.693 बाई के, यही पढ़ाए थे ना। तो भाई ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, बोलो कहाँ मिल रहा है आपको? मिल रहा है बी में। इसका मतलब है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो टी हाफ हमने प्रूफ भी किया था कि कहां से आता है वो टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। तो आंसर इसका कौन सा होगा भाई? बी नंबर होगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो हाफ लाइफ होता है, जो अर्ध जीवन होता है, वो किसके बराबर होता है? 0.693 बाई के। क्लियर हो? चलो लाइक बटन दबा दो क्लियर हो तो। अब कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, मेरे भाई आपको हमने बताया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या, कि ये जो लास्ट में बताए थे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? प्रारंभिक सांद्रण का। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तो इसका मतलब आपको यहाँ पे a बराबर 2 के ज्ञात किए थे, याद आ रहा है कुछ? टी हाफ क्या ज्ञात किए थे? a बाय 2 के। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो टी हाफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? a का है। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रण है। तो ये प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड करता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 3 कि प्रथम क्रम के मतलब प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगा। मतलब कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का हम लोगों को क्या पूछा है? यूनिट पूछ दिया है। क्या पूछा है? यूनिट पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे कि भाई प्रथम कोटि का मतलब कि ए है ना, इससे कोई प्रोडक्ट बना होगा तो R समानुपाती a पर पावर क्या 1 लेंगे, तो भाई इक्वल टू समानुपाती को k हो जाएगा और a पर पावर क्या हो जाएगा 1। इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा? R बाई a। R क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। a क्या है? सांद्रण मोल लीटर इनवर्स। ये खत्म हो गया, बचा क्या? सेकंड इनवर्स, है ना। क्या बच गया? सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे ओनली ऑन, जहां पे सेकंड यहाँ पे समय लिखा गया है कोई बात नहीं है, तो आंसर हम लोगों का क्या होगा? नंबर 1। क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है या, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समय सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे क्या कर लेना है हम लोगों को? सेकंड इनवर्स। तो आंसर होगा हम लोगों का सेकंड इनवर्स। भाई सेकंड भी तो समय ही है ना, टाइम ही है ना, तो घबराने का कोई बात नहीं। अब याद करो, अब कुछ बातें आपको दिखाए थे कि अभिक्रिया के वेग पर, जो अभिक्रिया का जो रेट होगा, ताप के प्रभाव को दर्शाता है। यानी कि ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना कि एक इक्वेशन आपको बताए होंगे। इक्वेशन है कि माइनस ई ए बटे आर टी, है ना। ये जो इक्वेशन है ये आर्हेनियस का इक्वेशन है। किसका है?
आरहेनियस का इक्वेशन है। और आरहेनियस में ये जो टी है ये टेम्परेचर, मतलब कि ताप के प्रभाव को कौन दर्शाता है? आरहेनियस समीकरण। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, आरहेनियस समीकरण। तो आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा, आरहेनियस समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसको क्या करें, आप लिखें। ठीक है, चलिए एकदम एक भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको पूरे डील करके बताएंगे हम। चलिए कंटिन्यू करिए, लिखिए आप लोग। देखना है क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आरहेनियस समीकरण K इक्वल टू ए एक्सप्रेस माइनस ई ए बटे आर टी ए, है ना। तो भाई ए के वेग स्थिरांक कहते हैं। देखो भाई, आरहेनियस समीकरण जब भी होगा, इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो जब भी होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। कौन सा टेम्परेचर पर होता है वेग स्थिरांक? कांस्टेंट, मतलब नियत ताप पर। किस पर? नियत ताप पर आरहेनियस का जो समीकरण है उसका वेग स्थिरांक कहते हैं। तो मेरे भाइयों ध्यान से देखो, नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे आरहेनियस समीकरण वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो गए? कौन सा ताप पर? नियत ताप पर। भाई इसमें क्या इजी है। अब देखो कि यदि किसी, क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत ज्यादा है, भाई एकदम सबसे फर्स्ट क्लास आपको समझाए थे, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा अभिक्रिया उतना ही धीमी होगी, है ना। तो भाई इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा तो अभिक्रिया तेज होगी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर अभिक्रिया फास्ट है तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, ओके। अगर अभिक्रिया स्लो है तो सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा का मान जब ज्यादा होता है तो इसका मतलब कब? जब अभिक्रिया बहुत ज्यादा धीमी होता है, वेरी स्लो। क्या होगा आंसर? वेरी स्लो। क्लियर है? क्लियर है? चलो कोई बात। नंबर 27 कि तापक्रम बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है ना। आपको बताया था कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो मोशन होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखो किसका, जब उसका अधिक ऊर्जा वाला होता है तो उसका टक्कर की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? टक्कर की संख्या बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। बहुत इजी है। समीकरण वही आरहेनियस का दिया है कि कांस्टेंट K ए यानी एक्सप्रेस माइनस ई ए, मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या है इसमें? एक्टिवेशन एनर्जी बड़े आरटी के लिए कथन शर्त है, कथन शर्त है। देखो ध्यान से देखना कि ये जो ई ए है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। ई क्या है? एनर्जी है, और ए क्या है? एक्टिवेशन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, कि ई ए क्या है? ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। चलो दोस्तों यहां तक कंप्लीट हो चुका है 28 तक। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको लिखिए। क्लियर है? तो यहां से देखना है भाई, यहाँ पे हम लोग 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। 29 कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं पूछा है आपको क्वेश्चन में कि शून्य कोटि पूछा है, तो हम यहाँ पे भाई एक इक्वेशन लेते हैं कि ये ए है, कोई प्रोडक्ट पी बनाया है,
तो r समानुपाती a टू दी पावर क्या 0, तभी तो शून्य कोटि होगा। क्लियर। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो गया k, और इसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि a टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इनटू क्या हो गया 1, तो इसीलिए k बराबर क्या हो गया r का वैल्यू क्या होता है, रेट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसा कहीं पे है, ऐसा कहीं है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर। चलो ध्यान से देखो। ओके ओके। अब यहाँ पे है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई, किसके द्वितीय कोटि। अब देखो दोस्तों भाई कि r समानुपाती a टू दी पावर क्या 2, तभी तो द्वितीय कोटि है ना, तो r बराबर क्या होगा k a पर पावर 2, इसीलिए k बराबर क्या हो गया r बटे a पर पावर 2, तो r क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटे मोल लीटर इनवर्स इनटू मोल लीटर इनवर्स, ये लीटर इनवर्स ये लीटर इनवर्स कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया मोल इनवर्स लीटर इनवर्स में तो हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा कुछ नहीं, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। ऐसा कहां पे है देखो कि मोल इनवर्स लीटर पर पावर 1 और सेकंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब देखो गति समीकरण के a टू दी पावर 3/2 इंटू b टू दी पावर 1/2 के लिए प्रतिक्रिया की कोटि होगा। आपको हम बताए थे कि ये दर नियम समीकरण है, रेट लॉ इक्वेशन। दर नियम समीकरण के सभी सांद्रण के घात जो होता है, सभी सांद्रण के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना कि ये क्या है, इसका घात, घात का योगफल को कहते हैं 3/2 और 1/2। एलसीएम क्या हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 1, यानी 4/2, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगा 2। क्लियर हो। चलो अब देखो ध्यान से देखना कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k तथा अर्ध जीवन यानी टी हाफ में संबंध है। ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे संबंध को पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ का पढ़े थे वो पढ़े थे कि हाफ टी हाफ बराबर पढ़े थे 0.693 बाई के। ऐसा जहां भी होगा आंसर वही होगा, वही संबंध है। ऐसा कहां है तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। आर्हेनियस परिकल्पना, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार अभिक्रिया का वेग यानी रेट बढ़ता है कब भाई, जब हम T को बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर आर्हेनियस का जो वेग है वो वेग क्या होता है बढ़ता है। और आर्हेनियस समीकरण अभी तुरंत हमने बताया था कि माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT, और ये जो T है वो क्या है टेम्परेचर है, और जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है कौन सा आर्हेनियस का वो क्या होगा बढ़ेगा। आंसर क्या होगा ए। क्लियर हो भाई। तो आप लोग यहां तक लिखो, यहां तक जल्दी से लिखो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको लिखिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे है ना कि कैसा आपको लग रहा है। चलो देखो 33 क्वेश्चन हो चुका है, 34, 35, 36, 37, 38, लास्ट क्वेश्चन में 38, तो काफी क्वेश्चन बन चुका है। 38 क्वेश्चन एक चैप्टर में बना है तो काफी बनाए हैं, और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है तो उसको हम एक वीडियो डाल देंगे न्यूमेरिकल बना करके ही, बड़ा अच्छा सब सवाल है, ध्यान से देखें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 100 सेकंड है। मतलब कि देखो ध्यान से देखना कि ये टी हाफ हमको दिया है 100 सेकंड, ओके, तो इसका वेग स्थिरांक होगा। तो भाई सबसे पहले बता दो कि टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बाई के, लेकिन हमको
वेग स्थिरांक पूछा और वेग स्थिरांक तो k हो गया, इसीलिए k बराबर क्या हो गया 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ का वैल्यू कितना है 100 है, कितना है 100 है। तो देखो अब देखो सवाल इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन को हम किस तरह चेंज करें। ऑप्शन को इतना इजी से चेंज करें, ध्यान से देखना ऑप्शन नंबर फर्स्ट को कि 10 टू दी पावर -3, अगर हम ये पॉइंट को हटाते हैं तो 693 है ना, तो 693 इंटू 10 टू दी पावर -3, बोलो कैसे होगा। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 नीचे आएगा, इसको ऊपर ले गए तो 10 टू दी पावर -3, ठीक है, और बटे 100 यहाँ पे क्या है सेकेंड है ना। अब देखो इसको भाग दे दो, 6.93 इंटू 10 टू दी पावर -3 और सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। क्लियर है, क्लियर है आप लोग। तो चलो ध्यान से देखना, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 35 को। अभिक्रिया x प्लस y से कोई उत्पाद बना है, तो अभिक्रिया का वेग दिया है हमको, यानी ये r है ना, r बराबर दिया है k, x पर पावर a और y पर पावर b, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो भाई ध्यान से सुनना, हम आपको बोले थे कि अभिक्रिया की कोटि किसको बोलते हैं कि दर्नियम समीकरण में सांद्रण पदों के घात जो होता है, सांद्रण पद का जो घात होता है उसका योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका घात क्या है a, इसका घात क्या है b, इसी का योगफल को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों तो बता दो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या होगा a प्लस b। क्लियर है। चलो अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निर्भर करता है, ध्यान से देखना कि भाई ये t हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बाई k, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये k के ऊपर ना, ये k के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो k क्या है बता दो, वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक। क्लियर हो गया कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जो अर्ध आयु है, जो हाफ लाइफ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, k के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, वेग स्थिरांक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त करता है। फिर से वही क्वेश्चन कि वेग यानी r दिया है k इंटू a पर पावर 1 और b पर पावर हाफ, तो कहता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। देखो भाई एकदम ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर 1 क्या है 2, ऑप्शन नंबर बी क्या है 3/2, ऑप्शन नंबर 3 क्या है 1/3, ऑप्शन नंबर डी क्या है 0। तो अभिक्रिया की कोटि किसको बोलते हैं कि सांद्रण पद के योग, सांद्रण पद जो है इसका जो घात है, उसका घात को योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ कितना 1 और यहाँ पे क्या है 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 यानी 3/2। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा 3/2। क्लियर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन छद्म एकानुक अभिक्रिया का उदाहरण। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर पढ़ाए थे, तो उसके बाद हम छद्म कोटि की अभिक्रिया पढ़ाए थे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रथम कोटि की वास्तव में नहीं होता है, लेकिन वो कोई विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि अभिक्रिया का वर्क करता है, कार्य करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया। और आपको बताए थे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर मतलब कि चीनी का जल अपघटन, जो कि एक यूनिट ग्लूकोज और दूसरा यूनिट फ्रुक्टोज बनता है। तो अब यहाँ पे चीनी और पानी जब मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, है ना। वो क्या है देख लो, इसका आंसर ये वाला होगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीनी का फॉर्मूला है ना कि CHO कहो 12 22 11, किससे प्रतिक्रिया है, H2 से है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ओके,
तो अब ये क्वेश्चन 38 क्वेश्चन हो गया भाई, काफी क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर में, है ना। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। तो ताकि अब जो हम लोगों का आगे जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले इसको हम पढ़ा दिए थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को, है ना। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए भाई, है ना, फैला दो पूरे YouTube में। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।